सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर ली थी। हमने एडिशन के बारे में ऐसा देखा था कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। और अगर उनको घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। आया ना? ये बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसमें रिवाइज क्या कराना था? हो गया रिवाइज, बस इतना ही था। ये सब तो प्यार मोहब्बत की बातें हैं। ये बात ये है कि अगर एंगल जीरो हो जाए तो एडिशन में सिंपल एडिशन कर देना, सब्ट्रैक्शन में सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देना है ना? अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो भाई, तुम कुछ भी कर रहे हो जीवन में, फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि एनटीए कभी भी हमारे तोते उड़ा सकता है। इसका मतलब आप नीट की तैयारी कर रहे हो चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, आप दोनों ही केसेस में इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेपर का लेवल कभी भी अप डाउन हो सकता है, आपको कभी भी सरप्राइज मिल सकता है। अपन भी उसी पैटर्न पे तैयारी करेंगे। यहाँ पर जो भी पेपर होगा उसमें आपको कभी कुछ भी सरप्राइज के तौर पे मिल सकता है, तो आप लोग भी मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। हाँ, कुछ भी हो सकता है आपके लिए जीवन में, तो ऐसा शॉक बियर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि जो अभी नीट का पेपर आया है वो पेपर जो बच्चे अच्छे थे वो सॉल्व नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। 180 में से कम 150 नंबर तो लेके आ ही सकते थे। बट प्रॉब्लम यह है कि कम टाइम में लेंथी क्वेश्चंस करना उसकी आदत नहीं है बच्चों को। अगर वो बच्चे कर भी लेते हैं, मान लो लेंथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर बच्चों ने करी भी है, तो भी वो पेपर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा सेट था कि पेपर तो ईजी ही आ रहा है पिछले कुछ सालों से। और अगर पेपर कुछ सालों से अगर ईजी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस बार भी ईजी आएगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। काय का रिमोट कर लो, एसी का रिमोट लो, ठीक है जी। तो अगर एक कहते हैं ना, एक शॉक वैल्यू जो होती है जीवन में, वो अगर झेलना आती है, एक कोई भी शॉक वेव, तो अगर वो झेलना आ गई तो फिर आप कैसा भी एग्जाम में क्या फर्क पड़ता है। अगर बच्चे इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होते कि कुछ भी हो गया, कैसा भी पेपर आए, अगर पेपर टफ आएगा तो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करूंगा। 45 क्वेश्चन में अगर जैसे मान लो इस लेवल का पेपर आया तो पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए था ही नहीं। पेपर टफ आया, इसका मतलब आपको सेलेक्ट करके 25 क्वेश्चन सही करने हैं, बस 45 में से 20 क्वेश्चन हटा देने। ऐसा करने से आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी तक जो जो बच्चों ने तैयारी करी वो सारे के सारे इसी चीज़ में रहे कि पेपर ऐसा आता है कि हम फिजिक्स को लगभग 55 से 1 घंटे, 55 मिनट से 1 घंटे के बीच में हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस बार 1.5 घंटे देने के बाद भी फिजिक्स सॉल्व नहीं हो पाई बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चे। 45 वही होता है जो 44 से ज़्यादा होता है और 46 से कम होता है। बड़ा दुर्भाग्य है बेटा गोला, बड़ा दुर्भाग्य है। थोड़ा हिंदी विंदी सीख लो, फ्रेंच फ्रेंच तो कहाँ मोह माया है। कब जा कब जाओगी तुम फ्रांस में, कब बोलोगी? सब्जी लेने तो अभी जाना पड़ सकता है, फ्रांस थोड़ी जाना पड़ सकता है अभी। एक काम करते, चलो आज सब्जी मंडी लेके चलते हैं तुम लोगों को, और बोला जाएगा कि भैया 1.25 किलो आलू दे दो। देखा, ऐसे उल्लू बन जाओगी, ज्यादा पैसे देके आओगी। पौने मतलब पौने पौने है? देखो, पौने का मतलब होता है 0.75, ठीक है? हाँ, 0.75 ऑफ होल क्वांटिटी। तो अगर 60 है तो 60 का होल क्वांटिटी कितना हो गया? 45 है भाई। देव क्या ना, देविका क्या नाम है तेरा? है? प्रतिज्ञा, मन की आवाज प्रतिज्ञा। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज वेक्टर पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अगली क्लास से हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो अध्याय आपके काम का है। आज अपन वेक्टर को समाप्त कर देंगे। एक बालक नया कोई दिख रहा है मुझे, लाल टमाटर। क्या नाम है तेरा? है?
बेटा क्या नाम है, स्पेलिंग क्या है बेटा? आर मिस हो गया था क्या? एहान, क्या मतलब होता है इसका? किसने बोला? अच्छा, फिर तो मैं ढूंढता हूँ। तो देख बेटा, बात यह है कि तू कुछ पढ़ रखा है जीवन में? थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ रखा है ना, एडिशन आता है ना, तो आज नई चीज पढ़ेंगे, पूरा समझ में आना चाहिए, पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? चलो, और बाकी पुराने नल्ले जितने भी हैं उन सबको तो पता ही है। अरे, तुमने वीडियो लेक्चर की मांग नहीं करी हमसे। अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे अब स्केलर प्रोडक्ट की। देखो, स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? बोर्ड पर नजर बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनके बीच में डॉट लगा दिए, इसकी वजह से इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। इसका जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसका आंसर स्केलर है, इसकी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इन दोनों के बीच में डॉट का साइन लगा, इसकी वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। कोई भी नलायक स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, न डिवीजन एग्जिस्ट करता। आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं 2i कैप प्लस 4j कैप में अगर मैं चाहूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं 2i कैप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। एक टर्म जो स्पेसिफिकली डिफाइन की जाती है वो है प्रोडक्ट, वो भी दो टाइप के, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी? छोटी सी बात थी, समझ में आ गई। अब यहां पर अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो यही डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती? तो ये ए भी बचेगा। अगर ये थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो यही डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? कॉस 180 कितना होता है? तो ये माइनस ए भी बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका मतलब ये तो है ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू, और ये है ए डॉट बी की कैसी वैल्यू? मिनिमम। मतलब ए डॉट बी माइनस ए बी से प्लस ए बी के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर अब हम थीटा को 90 रख के देखते हैं। थीटा को 90 रख देंगे तो मजे की बात है, कॉस 90 कितना होता है? बोलना 0। हाँ, आवाज तेज रखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर मैं भूल से भी ये बोल दे रहा हूं कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन भले ही कुछ भी हो, नेक्स्ट थॉट ये आना चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये सेट करो दिमाग में। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब पहला थॉट क्या आना चाहिए? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। बाकी बाकी चीज बाद में देखेंगे, क्या पूछा है क्वेश्चन में। इस 90 डिग्री को बोलने के कई नाम हैं। एक तो मैंने बताया था तुमको, इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, दूसरा बोलते हैं ऑर्थोगोनल, तीसरा क्या बोलते हैं? नॉर्मल। वेक्टर ए इज नॉर्मल टू वेक्टर बी, इसका भी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या सारी बात समझ में आ गई? ठीक। तो गेम ये है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या फिर अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। याद हो गया? ठीक है। ये तो वो बात है कि जब मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता हो, बी का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो। अगर ऐसा नहीं पता है तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ये सब बातें हम अभी करने जा रहे हैं। तुम लोगों ने ऐसा देखा था कि जो आई वेक्टर है डॉट जे वेक्टर, गौर से सुनना, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर एंड के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ये सारे के सारे का जो आंसर होगा वो 0 होगा। बताओ क्यों?
सोच सोच सोच, क्यों? क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग है, और एक्स वाई जेड एक्सिस सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, और परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? अब समझ में आ गया बात? हाँ ना बोल। हाँ, घबराना नहीं है। नीट का ही पेपर टफ आया है। मजा आ गया, इतना पेपर टफ पता है कभी नहीं आया। नहीं आया, इतना टफ नहीं था। जेई में तो आराम से देखो, जेई मेंस तो फिर ये जो पेपर था नीट का, ये जेई मेंस से ऊपर था। हाँ, जेई मेंस इसका लेवल ऊपर था और एडवांस से थोड़ा सा नीचे था। एडवांस में के जो जैसे जो एक क्वेश्चन था जो सरफेस टेंशन वाला, वो क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन था। उसमें कई क्वेश्चन जेई एडवांस के थे, मतलब अगर तुम उस पेपर को देखोगे और उस पेपर में से सिंपली तुम सीधे 15 क्वेश्चन हटा सकते हो कि ये मेरी औकात के बाहर है, देखते ही। ये करना ही नहीं है। हाँ भाई, इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? एक बात बताओ, खुद का खुद से एंगल कितना होगा? बोलना। जीरो। ए वेक्टर का ए वेक्टर से कितना एंगल होगा? जीरो। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। समझ गए बात को? तो इसको बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा किया, मेरी आवाज पे जोर कम पड़ेगा, मेरा गला सही रहेगा। नाइस। इसका मतलब ऐसा है कि भैया आई डॉट आई कर लो, चाहे जे डॉट जे कर लो, या फिर के डॉट के कर लो, इसका आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, जो कि एकदम सही बात है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होगी। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया, अगर 90 डिग्री है तो जीरो हो जाएगा, ये समझ में आ गया। अब वो बात करते हैं जिसके लिए हम कहानी पर कर रहे हैं, कि अगर मान लो ए वेक्टर ये है, गौर से देखना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहां पर तुमसे बोला जाए कि भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, तो देखो कुछ प्यार से मैं समझा रहे, गौर से सुनना। सिंपल, ये पहली वाली टर्म से पहले मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो ये तो ए एक्स बी एक्स बन ही जाएगा। सही बात है। आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है? 1। वो तो 1 हो गई। फिर इस वाली टर्म का मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो यहाँ पे आई डॉट जे आएगा कि नहीं आएगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिमिलरली इसका इससे करूंगा आई डॉट के, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बाकी वो करने का मतलब ही नहीं। ये सक्षम है, देख नीचे क्या देख रहा है? आई का देख इधर देख देख, जे कैप का आई के साथ करेंगे, जे डॉट आई कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि जे डॉट आई की वैल्यू आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है? 0। सिमिलरली जे डॉट जे करूंगा तो कितना हो जाएगा? ए वाई डी वाई। जे डॉट के वापस से कितना हो जाएगा? 0। फिर के का आई से करूंगा तो 0, के का जे से करूंगा तो 0, और के का के से करूंगा तो आएगा 1, मतलब ए जेड बी जेड। तो मेरे पता है क्या समझ में आ रहा है? आई का आई से, जे का जे से, और के का के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जो भी आए जोड़ के लिख देना है। प्लस आ रहा है तो प्लस में, माइनस आ रहा है तो माइनस में। समझ गए? तो तुम्हें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका, दोनों का मैग्नीट्यूड दे दे एंगल दे दे तो ऐसे आ जाएगा। दूसरा तरीका, आई जे के फॉर्मेट में दे दे तो क्या करना है? आई का आई से, जे का जे से, और के का के से। कहानी खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और, तुम इस लॉ को जानते हो क्या?
चाहे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालें, आंसर सेम रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। लिख दूं क्या? इसका क्या मतलब होता है? ये तो मैथ्स की बात है ना, कम्यूटेटिव लॉ। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हो आप? ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट, ये कौन सा लॉ होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। समझदार हो यार तुम लोग। मेरे हिसाब से छाप लेना चाहिए अब आपको, है ना? ठीक है जी, छापो छापो, छापने से ही होगा। देखो भाई, तो तुम लोगों ने छोटी सी बात सीख ली। अब तुमको जो और सीखना चाहिए वो ये है कि प्रोजेक्शन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। देखो एक ही बात होती है, मैं बोल दूं प्रोजेक्शन बोल दूं कंपोनेंट बोल दूं, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? जैसे ये एक वेक्टर है, पहले समझ ले बेटा, है ना? इधर वेक्टर ए है। अब क्या करना है मुझे? ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग लेना है। तो इसका मतलब मैं चाह रहा हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया जाए, और यहां पर ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ दिख गई? ये वाली लेंथ है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसका नाम मैंने रख दिया, क्या नाम रख दें? नहीं यार, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। ये एंगल थीटा है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि इसका नाम प्रोजेक्शन ही क्यों है। जैसे ये एक अगर मान लो सरफेस है, प्लेन सरफेस, और उसके ऊपर ऐसे अपन ने एक तीर का निशान लगाया है ऐसे, और अंधेरा कर दिया कमरे में, एकदम अंधेरा है। ऊपर से अगर लाइट डाली जाए तो यहाँ पे जो नीचे परछाई बनेगी, जो शेडो बनेगी, वो शेडो जो मैंने ये डार्क लाइन करी है यहीं तक बनेगी। जो व्हाइट कलर की जो थिक लाइन है, यही शेडो बनेगी। तो तुमने कुछ लाइट से प्रोजेक्ट किया लाइट, और वहां पर जो भी जितनी जगह परछाई बनी वो उसका प्रोजेक्शन हो गई। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर सामने से लाइट डाली जाए और ये कमरे को बंद कर दिया जाए, अंधे लाइट्स वगैरह, और फिर सिर्फ एक लाइट डाली जाए, तो इस बोर्ड पे मेरा कुछ प्रोजेक्शन बनेगा। तो मेरा हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ मेरा ऑन बोर्ड। तो ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब लाइट कहाँ से डाली गई होगी? यहाँ ऊपर से, शेडो है। तो ये है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, एक ही बात है। हालांकि ये चीज मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। याद है तुमको कॉस ए कॉस थीटा कंपोनेंट करना सिखाया था ना? ये वही चीज है। तो जैसे ये अगर इसकी लेंथ ए है, इसको अगर मैं ए एक्स बोल दूं, तो इसमें जो कॉस थीटा होगा वो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? ए कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग कुछ कुछ चीजें और समझो। जैसे कि ये पता था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब अगर कॉस थीटा निकालना हो तो लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ या ना? तो वैसे ही लिखा है, मजे के लिए, तो समझाने के लिए लिखा है। तुम लोगों को ऐसा भी बता रखा था कि ए वेक्टर अपॉन ए को ए कैप लिख सकते हैं। वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है। तो आप चाहें तो कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप डॉट बी कैप। मतलब ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ए कॉस थीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ए से कट गया, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, कोई नंबर होगा, तो ए से कट गया। तो यहाँ पे हम अगर ए एक्स निकालेंगे, तो ए एक्स कितना हो गया मेरे पास? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। इसको बच्चे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप।
आगे बात समझ में? सोचने का दूसरा तरीका, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट से जो आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट से, कौन सा आंसर आएगा? स्केलर फॉर्म आएगी कि वेक्टर फॉर्म आएगी? डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आंसर किस में आएगा? स्केलर में या डॉक्टर में नहीं, वेक्टर में। स्केलर में या वेक्टर में? तो ये होगा इसकी स्केलर फॉर्म, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा किस में आएगा? स्केलर। अब देखो इसकी वेक्टर फॉर्म, तुमने जो भी कंपोनेंट था वो कंपोनेंट ए बी के अलोंग निकाला, बी के अलोंग कंपोनेंट निकालते समय तुमने ये लेंथ की बस मैग्नीट्यूड पता किया है, इसकी डायरेक्शन के बारे में तुमने कोई भी बात नहीं करी है। तो कोई भी अगर तुम्हें चीज़ लिखनी है, जैसे मुझे अगर ए एक्स वैक्टर लिखना है, तो उसमें दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होना चाहिए उसमें? डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ तो चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना निकाला तुमने? मैग्नीट्यूड निकाला ए वेक्टर डॉट बी कैप। डायरेक्शन किसके अलोंग चाहिए था तुमको? बी के अलोंग। बोलो, मुंह से बोलो, किसके अलोंग चाहिए था? बी के अलोंग। अगर बी के अलोंग चाहिए था तो डायरेक्शन भी किसकी लगेगी? बी की, क्योंकि ये जो ए एक्स है ये किस डायरेक्शन में है? बी के। तो इसका अगर डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर से तो रिप्रेजेंट करते हैं, आया ना? तो डायरेक्शन हो गई बी के अलोंग, मतलब बी कैप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब फॉर्मेट कुछ भी याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई बी। ये हो जाएगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी, हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। कुछ भी याद रख लो, सब एक ही बात है। वैसे मुझे पसंद है वो ये पसंद है शॉर्ट में याद रखने के लिए, यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये। अब मैं इसको कैसे याद रख रहा हूँ, गौर से सुन। तुम्हें ए का कंपोनेंट अगर बी के अलोंग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालने के लिए ए वेक्टर डॉट बी कैप करना है। जिसके अलोंग निकालना है उसके किसके उसका किससे डॉट प्रोडक्ट लेना है? यूनिट वेक्टर से। जैसे तुमको बी के अलोंग निकालना था तो तुमने यूनिट वेक्टर किसका बनाया? बेटा सामने लिखा है बी कैप, तो किसका बनाया होगा? तो इधर देखना, फिर सामने लिखा है तो सही बोलना है। अगर तुमको बी के अलोंग चाहिए तो तुमने लिखा ए वेक्टर डॉट बी कैप। अगर तुम्हें ए का कंपोनेंट सी के अलोंग चाहिए रहता तो क्या लिखते? ए वेक्टर डॉट सी कैप। अगर तुमको कछुआ का कंपोनेंट खरगोश के अलोंग चाहिए रहता तो तुम लिखते कछुआ वेक्टर डॉट खरगोश कैप। समझ गए बात को? अगर तुमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसकी डायरेक्शन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। समझ गई बात? इस पूरे डिस्कशन में किसी के मन में कोई डाउट है क्या? क्या देख कैसे आया होगा? बी वैक ऐप को मैंने क्या लिखा? बी कैप को मैंने क्या लिखा है? बी वेक्टर अपॉन बी को बी कैप लिखते हैं कि नहीं लिखते? यही तो लिखा है मैंने। तो ये बी वेक्टर अपॉन बी हो गया, ये भी बी वेक्टर अपॉन बी हो गया, बी और बी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? तो तुम्हें याद क्या रखना है? एक तो ये वाला डब्बा याद रख लेना बस, और बाकी सब भूल जाना, और एक ये वाला गोला याद रख लेना। हो गया। ठीक है, अब छापो आराम से। लिखते समय याद करने की कोशिश किया करो, सिर्फ छापना ही नहीं है, छापते वक्त याद भी करना है, और जब मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त छापना नहीं है। या तो तीसरी चीज पढ़ा रहा हूं, जैसे अगर तुमको बोला जाए कि दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल बताओ, तो एंगल बताने का तरीका ये फॉर्मूला है, ऊपर वाला लिखा है ना, cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी। आया कहां से है? इससे, डॉट प्रोडक्ट से। ओके, ए वेक्टर अपॉन ए क्या लिख सकता हूं? बी वेक्टर अपॉन बी को क्या लिख दूंगा? और कुछ चाहो तो मैं इसको अलग रंग से तुम्हें दिखा भी देता हूं। दिस इज ए कैप एंड दिस इज बी कैप। बीच में डॉट तो है ही, ये दिख रहा है क्या बेटा? नहीं, ये कहानी अलग है। ऐसा लिखो, पहले ये लिखो, देन यहां से लिखना शुरू।
वो बेसिक बात लिखी है, जो ऊपर लिखी है ना, वो बेसिक कॉस थीटा की कैलकुलेशन के लिए निकाल रखा है। चलिए भाई आगे बढ़े। तो ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ाई का दौर आगे बढ़ाएंगे और आगे बातें करेंगे। देखो अपने अंदर दो मोड हमेशा बना के रखना, पढ़ते वक्त पढ़ाई, उसका हंसी मजाक में तो हंसी मजाक। अब पढ़ा रहे हैं तो दिमाग वहां पे जाने नहीं चाहिए हमने क्या बोला क्या बात हुई। आगे देखो, तुमने डॉट प्रयोग के एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन देखा जिसमें देखा कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलग हम कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसमें हमें देखा कि अगर ए वेक्टर कंपोनेंट बी के अलग निकालना है तो स्केलर फॉर्मेट है उसका ए वेक्टर डॉट बी कैप। वेक्टर फॉर्मेट की बात करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी कैप के बाजू में एक बी कैप और लगा देंगे, क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं क्वेश्चन सारे एक साथ करा दूंगा। पहले मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाने की इच्छा रखता हूं। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे पढ़ने के वक्त कोई भी लिखने की कोशिश ना करे, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे लिए बोला है कि बाकी तो सब नहीं लिखते। देखो अब ना थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। ये तुमको एक प्लेन दिखाई दे रहा है क्या, जैसे 3D प्लेन देखा क्या, ऐसा। और इसको 3D में बनाऊंगा तो थोड़ा सा ऐसा आड़ा तिरछा तो बनेगा ही। इसमें दो वेक्टर हैं, ये वाला ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है थीटा। मतलब ये अगर ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और इनके बीच का जो एंगल है कितना है, ये कितना चमक गया। सबके पास सीधा हाथ तो है ही, ऐसा मुझे उम्मीद है ना, तो एकदम सही सलामत है। एक रूल है जिसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, सुना है क्या, कहाँ पे। अच्छा 10th में भी तुम्हें राइट हैंड थंब रूल आ गया। भा, भाई वाह, बहुत बढ़िया यार, तुम तो यार बड़ी अच्छी बातें हैं तुम्हारे पास। तो अगर तुम्हें पढ़ लिया है तो ए वेक्टर की तरफ हाथ रखना है, बी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, तो थंब डायरेक्शन बता देगा ए क्रॉस बी की। तो बातें करते हैं, हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और इसके बाजू में एन कैप इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, एन कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन। तो मुझसे कोई पूछे कि भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं बोलूंगा इसका आंसर है ए बी साइन थीटा। अब समस्या ये एन कैप क्या है, तो एन कैप चाहे आप यहां से भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बेटा पढ़ना ऐसे ही है। एन कैप के बारे में कुछ बात कर लें। एन कैप डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी which is decided by right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए ये इस तरीके से यहां पर इसकी डायरेक्शन डिसाइड की जाएगी। करनी कैसे है, तो तुम में से कितने लोगों को राइट हैंड थंब रूल नहीं आता है। अबे चलाना हाथ वाथ सबको आता है, तो इतने इंटेलिजेंट हो गया यार, तुम सबको राइट हैंड थंब रूल आता है। ठीक है अभी देखते हैं, ठीक है देखते हैं अभी कितना आता है। अब मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया, ऐसा मैं मान लिया कि तुम्हें सबको आता है। ठीक, तो जरा बताओ यहां पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो कहां पर है, देखा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो नलायकों को।
आउट ऑफ द प्लेन इसको बोलेंगे अपवर्ड। अब तो मैं डायरेक्शन भी सिखाता हूं, सुनो डायरेक्शन क्या क्या होती है। सुन मेरी बात, सुन, अरे सुन मेरी बात, सुन, देख, समझ, इसको जानते हो क्या? डिच के आओ, डिच के आओ, डिच के आओ, डिच के आओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसे जानते हो? नॉर्थ किधर है? शाबाश, क्या बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया। नॉर्थ किधर है? प्लेन ऑफ पेपर में सामने की तरफ। नॉर्थ ऊपर नहीं है, जैसे, क्योंकि ना बोर्ड ऐसे बनता है तो बच्चे समझते हैं कि नॉर्थ किधर है, ऊपर नहीं। ये बोर्ड है ही नहीं, ये बोर्ड को उखाड़ो, जमीन पे बिछाओ, क्योंकि तुम्हारी कॉपी की तरह मैं बोर्ड पे अगर लिखूंगा तो फिर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, इसलिए बोर्ड को यहां लगाना पड़ता है। बाकी बात तो ये है कि नॉर्थ किधर है, यहां पर सामने, साउथ किधर है, पीछे, ईस्ट किधर है, राइट, और वेस्ट किधर है। इसको कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड, और इसको कहते हैं वर्टिकली। 6 डायरेक्शन है तुम्हारे लिए, कितनी है? 6। ठीक है, कौन कौन सी? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सेट हो गया दिमाग में? अब मैं तो बोर्ड पे बनाऊंगा, तुम कॉपी पे बनाओगे, तुम्हारी कॉपी पे सही रिप्रेजेंट होगा। बाकी अगर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तुम्हें कैसा लगेगा, नॉर्थ किधर है, ऊपर, जबकि नॉर्थ ऊपर नहीं, नॉर्थ किधर है, सामने। ठीक है, तो समझाने की बात हो गई। अब आओ यहां पे, अब बेचारे लोग, ये बेचारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने नीट का पेपर दिया है। पहले बच्चों का दुख दर्द इन्होंने सुना होगा, इनका दुख दर्द अब मुझे सुनना है। हमारा तो कौन ही सुनता है, हम तो सारा दुख दर्द अपने हृदय में समा के रखे। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड। देखना लायक, ए इधर, बी इधर, अपना सीधा हाथ ए की तरफ रख, सीधा हाथ रख, आंटी सीधा हाथ रख, उठ, सीधी उठ, सोए पड़ी है क्लास में, सीधी बैठ, ए की तरफ रख, ये बी वेक्टर है, बी की तरफ कर्ल कर, किधर आया? तुम नलायक हो जो इन्वर्ट कह रहे हो, ये अंगूठा है जो डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी की। कौन बताएगा डायरेक्शन? ठेंगा। कौन बताएगा? अंगूठा। ये ए की तरफ हाथ को रखो, बी की तरफ कर्ल करो, थंब बताएगा डायरेक्शन किसकी? ए क्रॉस बी की। तो अगर ए इधर है, बी इधर है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन किधर आई? वर्टिकली अपवर्ड। समझ गई? एक डंडा रखो यार यहाँ पे, कोई प्लास्टिक का। तो ये डायरेक्शन हो गई कितनी? ए क्रॉस बी की। ऐसा नहीं लगता तुमको कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर? हाँ है ना, क्योंकि ये ए क्रॉस बी उसके भी परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं। मतलब एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड द प्लेन in which A vector and B vector are lying. lying की स्पेलिंग क्या यही होती है क्या, झूठा बोलने वाली? भाई अभी हमें क्या पता, एक एक्सिस के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं, ये तो प्लेन होता है। अभी धीमे धीमे समझेंगे भाई, अभी आराम से, दिमाग पे जोर मत डालना, फट जाएगा थोड़ी देर में। दिमाग पे उतना जोर डालना जितना मैं बता रहा हूँ, धीमे धीमे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तुमको? अच्छा, ए वेक्टर किधर था? हाथ से बताओ, किधर था? इधर था। हाथ हाथ चलना चाहिए, तुम लोगों के हाथ नहीं के दोनों के पीछे। हाँ वो ये नहीं चला रहा है, इधर देख। हाँ, हाथ किधर है? इधर। बी किधर है? ये क्या ऐसा है ना, बी क्रॉस ए करो, बी क्रॉस ए करो। हाँ वेरी गुड। हाथ ऐसे तो तोड़ के जा नहीं सकता, टूट जाएगा ना हाथ। और हमेशा हाथ को जो छोटा एंगल है उसी की तरफ घुमाना है।
तो बी की तरफ हाथ को रखा और ए की तरफ कर्ल किया तो कितना हो गया, बी क्रॉस ए। किधर आया, चमका। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पर हो जाएगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं बी क्रॉस ए। एक ही बात है, ठीक। तो आओ बातें शुरू करते हैं। अभी तक तुमने डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी बात करना सीखी। तुमने देखा कि ए क्रॉस बी निकालने में ए की तरफ हाथ रखा जाए, बी की तरफ कर्ल किया जाए, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर होगी, बी के भी परपेंडिकुलर होगी, और वो डायरेक्शन देगा अंगूठा। सिर्फ ठेंगा दिखाने के काम में नहीं आता है, डायरेक्शन निकालने के काम में भी आता है, समझे। तो बात है कोई आगे बढ़ाते हैं। तो पहली चीज जो मैंने यहां पर सीखी वो ये सीखी कि देखो बेटा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बताओ क्या अंतर है, डायरेक्शन का। किसका अंतर है, हाँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। इनटू शब्द बोलना ही नहीं है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख दूंगा तो माइनस का कोई सेंस ही नहीं है ना, फिर तो गलत बात हो गई ना, पाप हो गया। मतलब ये पता है क्या कह रहा है, सुनो। बी क्रॉस से नीचे था ना, ये बी क्रॉस से नीचे था, इसके आगे माइनस लगा दोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो वही लिखा है। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ जरा, ये बात सही लिखी है क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, सही लिखा है। मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन एक दूसरे के, किसकी, ए क्रॉस बी और, मतलब समझ में आ रहा है तुम्हारे, बहुत बढ़िया, यही चाहिए भाई मुझे। अगली बात, जैसे तुमने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ऐसे यहां पर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट नाम की भी चीज होगी। अब तुम सब तो हो मेरे पापी बच्चे, तो जरा ये बताओ, ए क्रॉस बी में अगर मैं देखूं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि खुद का खुद से करूंगा तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो मतलब ए बी साइन जीरो इंटू एन कैप। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, मतलब ये जीरो वेक्टर, तो आंसर क्या आ गया, नल वेक्टर। नल वेक्टर या फिर समरसेबल वेक्टर। समरसेबल वेक्टर समझते हो, नल समझते हो, नल टैप है ना, नल वेक्टर या फिर समरसेबल वेक्टर, जीरो वेक्टर। यार बड़े भोले हो, तुम्हें समरसेबल नहीं पता है क्या, तुम्हारे यहाँ पानी दिल्ली जल बोर्ड का आता है क्या। समरसेबल समझते हो, समरसेबल, अरे पापी, ट्यूबवेल सुना है, ट्यूबवेल सुना है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में जो पंप होती है ना, पंप जो नीचे जाती है, जो पानी को ऐसे ऊपर लेके आती है विद पावर पी, समरसेबल। समरसेबल, अब सही है आंटी। तो भाई साहब यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, है ना, ठीक है। इसके बाद तुमने एक वो लॉ सुना होगा, इसको क्या बोलते थे, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, इतना समझ गया, ए क्रॉस बी प्लस सी, हाँ तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस, क्या मैं गलती से भी यहाँ सी क्रॉस से लिख सकता हूँ, नहीं, वो पाप नहीं करना, जो पहले है वो पहले है, जो बाद में है वो बाद में। ठीक है जी, आगे बढ़ते रहेंगे ना, अभी लिखने का मौका आपको अलग से दिया जाएगा, पहले समझना है सब। पांचवी के बाद छठवीं बात यह है कि अगर जैसे ए क्रॉस ए की वैल्यू जीरो है, इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये सारे के सारे जीरो वेक्टर होंगे, नल वेक्टर आया ना।
फिर सातवीं बात ये है कि आई क्रॉस आई क्या होगा, ये सॉरी आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, एंड हाँ के क्रॉस आई क्या होगा। मैं एक में बता देता हूं, बाकी फिर तुम लोगों को खुद सोचने हैं, ठीक है। चलो एक मैं बताता हूं, ठीक। चलो दिमाग से सोच के सुनो सुनो सुनो, सुन मेरी बात। ये एक्स एक्सिस थी नीचे वाली लाइन हमेशा से अपने लिए, आया ना, मतलब ये ऐसा था ना अपने लिए, आई कैप जे कैप के कैप, चमक गई बात। तो मेरे लिए ये वाली लाइन हो गई आई कैप, ये वाली लाइन कौन सी हो गई, जे कैप, और ये वाली कौन सी हो गई, के कैप। यहां तक कोई प्रॉब्लम? श्रीति तो सो रही है क्या, हाँ कोई परेशानी? ठीक। तो अपने हाथ को एक्स एक्स की तरफ रखना है, रख दिया, रखो बेटा रखो, है ना, इधर टूट जाएगा, इधर मुंह कर इसका। और तुम्हारा जो ये वाई वेक्टर है, वाई वेक्टर ये है ना, मतलब जे कैप, जे कैप ये गया, जे कैप की तरफ कर्ल करो, किधर आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं जब मैं आई कैप जे कैप के कैप बोल दिया तो किस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब तुम्हें आई जे के में बताना है, किधर आ रहा है, के में आ रहा है, अरे हाँ है ना, पक्की बात, बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1, इनके बीच का एंगल कितना है साइन 90, तो मिटा देता हूं ना, और साइन 90, इसके बाद आती है इनकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर है, के कैप, तो ये सब तो 1 लिखा है, तो इसका मतलब सीधा आंसर क्या है, के कैप। इसका मतलब आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी हो गई, बाकी की दोनों बताओ। हाथों से चला के देखो, हाँ हाथ, डायरेक्शन तुम्हें सारी पता ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम अपनी कॉपी को चारों तरफ घुमा सकते हो, मैं बोर्ड को नहीं घुमा सकता, तो तुम्हें अगर डायरेक्शन को ऐसे पहले बना लो कॉपी पे और फिर सोचो, करो। तुमको कॉपी पे भी बनाने की जरूरत नहीं है, सामने तो है ना, ये बता तो रखा है मैंने सामने, जरा हाथ पर चला के देखो, सब सही आ रहा है, ये सीधी बैठ सीधी, ये कमर कुबड़ निकल आएगा, हाँ हाँ हाँ, तो जे की तरह आई क्रॉस जे तो करना था, हाँ। कितने लोगों का, अरे ऐसा लग रहा है तुम मूवी थिएटर में गई हो और कोने वाली सीट मिल गई है दोनों को। जे क्रॉस के करने पे कितने लोगों का आई कैप आ गया, कितने लोगों का नहीं आया, वो लोग हाथ उठाओ, उठाना नालायक, तो क्यों नहीं किया, हाथ उठा, दिमाग चलाना है बेटा, सिर्फ दिमाग ही, हाँ। वरना पूरी 12th ना डायरेक्शन निकालने में चली जाएगी। चलो भाई समझते हैं, कितने लोग हैं हाथ पर सही चल रहे हैं, जरा देखें। तुमको क्या करना था, जे क्रॉस के, जे किधर था, तो हाथ को ऊपर कर लिया, हाथ को मैं ऊपर कैसे भी कर सकता हूँ, सारी डायरेक्शन ऊपर ही है, ये सबसे पहले सोच लो, ठीक है। अब इसमें समस्या ये है कि सारी डायरेक्शन अगर ऊपर है, जैसे तुम्हारी तरफ से मैं दिखाऊं, तो सारी डायरेक्शन ऊपर है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने हाथ को किस डायरेक्शन में मोड़ूं, तो मुझे पता है मुझे के की तरफ मोड़ना है, तो के की तरफ किधर है,
देख ये हाथ ऐसे नहीं मुड़ सकता है, ये हाथ ऐसे भी नहीं मुड़ सकता, या पीछे भी नहीं मुड़ सकता, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुड़ सकता है। तो के मेरे लिए इधर है ना, तो मैंने किया जे क्रॉस के। चमका के नहीं चमका? जे क्रॉस के तो किधर आया? तो वही तो लिखा है। तुम दोनों मार खा के जाओगे क्या आज? अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा था पीछे से। हाँ, मुझे सबके हाथ पर चलते दिखाई देने चाहिए। तेरा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। नाम क्या तेरा? एवान? नहीं, एहा रेहान, एहान, एहान। हाँ, क्या बहन? क्या किया आपने? हम्म, ठीक है। क्या? क्या बेटा? देखो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये तो हर बार, ये यूनिट वेक्टर है तो वन वन ही आएगा, साइन 90 भी वन आएगा हर बार। तो आंसर हमेशा किसके साथ जाएगा? सिर्फ डायरेक्शन के साथ। अच्छा चलो भाई, लास्ट वाला देखते हैं। के क्रॉस आई, के किधर था? बाहर। पीछे घूम जाओ सब, सब मुंह पीछे कर लो। अबे तुम भी पीछे करो। दीवार है तो क्या है, दीवार तोड़ के पीछे देखो। हाँ, अपने हाथ को दीवार की तरफ करो, उधर दिख गया? के इधर, के इधर ही था। अरे हाँ या ना? और तुम्हारा दूसरी साइड क्या था? आई था, तो आई इधर था। तो के क्रॉस आई, हाथ को घुमाओ, किधर आया? जे आया ना? समझ गए बात को? ठीक है, अब सुनो, बोर्ड में नजर बनाना। जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे एंड आई क्रॉस के, पहला क्या होगा? एक काम करो, एक काम करो, हाथ हाथ वापस से घुमाओ, हाथ वापस से घुमाओ। तीनों माइनस में होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि अब जे किधर है? ऊपर। जे किधर है? ऊपर। आई इधर है, तो जे क्रॉस आई किधर आया? अंदर। देखो देखो, जे क्रॉस आई, जे ऊपर था, आई इधर है, जे क्रॉस आई किधर आया? अंदर आया। अंदर क्या था? माइनस के। ऐसा क्रॉस वेरीफाई करते रहो हर एक चीज। के क्रॉस जे, के किधर है? ये वाला था। जे किधर है? ऊपर। तो के क्रॉस जे किधर आया? माइनस आई। चल रहे हैं ना हाथ पैर? ये घर पे जाके वापस से हाथ पैर चलाने हैं, भाई बहन पे मत चला देना। के आई क्रॉस के करते हैं। आई ये गया, के ये गया, आई की तरफ हाथ को रखा, के की तरफ झुका है, तो कितना आया? -6। सारी डायरेक्शन निकालना सीख गए? एक भी नहीं याद करनी, तरीका बताता हूं तुम्हें शॉर्टकट। देख, आई जे के ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेगी, पीछे वाले लिख लोगे। आई क्रॉस जे के होगा, के क्रॉस जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। ये है सारे के सारे पॉजिटिव, और उल्टा जाओगे तो नेगेटिव। मतलब आई जे के। हाँ, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पे उल्टा चले जाओ, जे क्रॉस आई इज माइनस के, आई क्रॉस के माइनस, ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे। खत्म हो गया। कौन सा वाला बढ़िया है? वो काम का है। अच्छा, एक और तरीका है। तो तरीके ढेर सारे होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे जो क्वेश्चन इस बार सबसे टफ है, जो जे एडवांस का क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। जो टफेस्ट क्वेश्चन है नीट का इस बार, उस क्वेश्चन को करने के भी 3 तरीके हैं।
जैसे यहां पर तुमसे इस प्रश्न में क्या कह रहा है, आई कैप, जे कैप, के कैप, यही है ना क्वेश्चन। एक बार और आई कैप लिख ले तो कोई समस्या तो है नहीं। आई जे के आई, के आई वापस से उधर चली जाएगी तो जे। या एक काम कर, इसको यहां से हटा, आई जे के आई जे के आई। ठीक है, मतलब ऐसा समझ ले कि अगर मैं इधर जा रहा हूं तो कैसा जा रहा है ये, पॉजिटिव, और उसके बाद वापस से सर्कल शुरू है। उल्टा आ जाऊंगा तो नेगेटिव। कोई भी एक पकड़ ले, ये पकड़ ले, ये पकड़ ले, मेरे हिसाब से ये वाला तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ना, है ना, गोल लिखने में आसान है। ठीक है, खैर ये तो वैसे अभी तक याद हो जाएंगे तुम्हें। आई क्रॉस जे के होता है, के क्रॉस जे आई होता है, आई क्रॉस जे के होता है, के क्रॉस आई जे होता है, एंड के क्रॉस आई जे होता है। ये तो बोला मैंने। हाँ, तो आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, एंड के क्रॉस आई जे होता है। तीनों चीजें याद रहनी चाहिए। इतनी बातें हो गई, और पढ़ाऊं या फिर अभी आगे लिखोगे? लिख लो भाई, पहले लिख लो, लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आपसे कहना चाहते हैं, यहां तक हम पढ़ चुके हैं 7 नंबर तक। इससे आगे अभी तक हमने ये नहीं देखा कि आखिर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में अगर कभी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और पढ़ा देता हूँ। वो पॉइंट ये है कि 7वें, इसको अभी लिख लेना, 8वें के बाद, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, इसको अभी लिख लो, लिखते जाओ मेरे साथ, कोप्लेनर, देन ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस मस्ट बी 0। को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, सेम प्लेन में जो हो, जो सेम प्लेन में हो। को प्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन। इफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, देन देयर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। ये है ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी मैं समझा रहा हूं मैं, अभी बस लिख लो। तो जो लिखा है ना, ये कछुआ सा जो लिखा है ब्लैक बॉक्स के अंदर, इट इज ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी उधर क्लास क्लास में क्या चल रहा है? तो ये तो खत्म हो गया होगा। हाँ वही ना। चले शान भाई, क्या भाई हो गई छपाई? अच्छा समझाना भी तो था, सुनो, देखो, नालायकी नहीं देनी, एक बार में समझना है, ठीक है। ए वेक्टर, ठीक, बी वेक्टर, ठीक, सी वेक्टर, तीनों एक प्लेन में है कि नहीं? इस बात को वेरीफाई करते हैं। ए, या इसने क्या बोला है, ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी, कोई कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये बी है, ये वाला सी था, तो बी क्रॉस सी करूंगा तो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? बी क्रॉस सी, बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर, आया ना? तो ये गया तुम्हारा बी क्रॉस सी, चमक गया। बी क्रॉस सी, ए तो इसी प्लेन में था, ए वेक्टर और बी क्रॉस सी, इनके बीच में एंगल कितना है? इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? वही तो लिखा है, समझे बात को? तो एक कंडीशन है कि अगर 3 वेक्टर को प्लेनर हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि उनका ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने? प्रीति बेटा, लिख लिया आराम? देखो,
आगे बढ़ते हैं। अब हम वो बात करते हैं जिसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। जैसे ए वेक्टर कहीं लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, या ए एक्स वाई जेड अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका नाम बदल रहा हूँ, ये लिखने में प्रॉब्लम होगी। ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। बी वेक्टर लिख रहे हैं बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और हमसे बोला जाए कि आप ए क्रॉस बी निकालिए, तो सुनिए, लिखना मत बेटा, एक बार में समझना, ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ सकता है। सबसे पहले जो हम जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट क्या होता है मैथ्स में पढ़ेंगे, कलोड नहीं लेना है। सबसे पहले ऊपर लिखना है तुमको, क्वेश्चन कुछ भी हो, आई कैप जे कैप के कैप, कोई भी क्वेश्चन हो फर्क नहीं पड़ रहा, पहला का स्टेप यही करना है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये साइन लगाने हैं, कोई भी क्वेश्चन हो फर्क नहीं पड़ रहा, पहली चीज पहला स्टेप यही है, आई माइनस जे के लिखना। ना लिख दिया। अब पहले तुम्हें क्या है, ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए है, तो पहले क्या लिखा हुआ है, तो पहले ए लिखना है, ए में आई के नीचे आई का कॉफिशिएंट, जे के नीचे जे का कॉफिशिएंट एंड के नीचे के का कॉफिशिएंट। उसके बाद बी लिखा है, तो आई के नीचे आई का कॉफिशिएंट, जे के नीचे जे का कॉफिशिएंट, के नीचे के। ये ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, जो सामने बनी है। मेथड का नाम है डिटरमिनेंट मेथड। तो पहला स्टेप, मैं तुम्हें पहली बार ना सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, आराम से सुनना, लिखना मत बस अभी, ठीक है। देख बेटा, सबसे पहले इसे पकड़, आई कैप पकड़ लिया। आई कैप को पकड़ने के बाद यहाँ पर ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दे, तो तेरे पास एक छोटी सी मैट्रिक्स बन गई A2 A3 B2 B3 की। दिख गई क्या? मतलब जो चीज 3 बाई 3 में थी अब कितने में आ गई? फिर मैंने ले लिया माइनस जे। माइनस जे लेने के बाद ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो अब इधर क्या बचा? A1 A3 B1 B3। इतना चमक गया। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया प्लस, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ है ना, उधर है ना, तो प्लस के कैप लिख दिया, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो अब क्या बचा? A1 A2 B1 B2। इतना समझ में आ गया? तो पहले मैंने 3 बाई 3 की मैट्रिक्स को किस में तोड़ लिया? 2 बाई 2 की। अब क्या अगला स्टेप क्या है वो देखो। अगले स्टेप में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। मैंने प्रोडक्ट बोला क्या? नहीं, क्या बोला? मल्टीप्लाई। तो मतलब A2 B3 मल्टीप्लाई हो गए, तो आई कैप तो बाहर था ही, ब्रैकेट लगा दो, A2 B3, बीच में साइन हमेशा माइनस आएगा। तो फिर उसके बाद ये वाला स्टेप, मतलब B2 A3। 3 into 2 का 2 into 3 का क्या फर्क पड़ेगा? सफेद वाला बाद में, पहले कौन सा लिया है? पीला वाला। दूसरे वाले स्टेप में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, स्टेप दिमाग में सेट करना कि क्या क्या किया है। दूसरे स्टेप में क्या किया है? A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है जी, प्लस के कैप A1 B2, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको किया, माइनस B1 A2। इतना चमक गया? इतना करने में कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? नहीं ना? ठीक है। अगर इतनी सी बात तुम्हारे समझ में आ गई तो बस कहानी खत्म हो गई। इसी बात के एप्लीकेशन में तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं, तुम्हें बस देखना है अभी, है ना। जैसे कि ए वेक्टर तुमको दे दिया 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर दे दिया i कैप माइनस 3 माइनस प्लस 2k कैप ले लो। अब जैसे मैंने देखा वैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे एक चीज की तो कमी है,
नीचे वाले में क्या कम है, तो जो नहीं है उसका कॉफिशिएंट कितना रहा होगा, 0। ये तो सिंपल है। हाँ? तो मुझे जो चाहिए, मुझसे पूछा गया है कि आप ए क्रॉस बी बता दीजिए। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं। देखो मेथड समझ में आ गया। उसके बाद अपन डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप के कैप, फिर पहले ए है तो 2 -1 -3 1 0 2। ये 0 क्यों लिखा है, क्योंकि जे है ही नहीं। सही बात है। अब उसके बाद मैंने किसको पकड़ा, आई को। आई को पकड़ा, मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आई को पकड़ा तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया। चौंच बंद करके सुन, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया। -1 इंटू 2 कितना होता है, -3 इंटू 0 कितना होगा, तो -0। हुआ एक लाइन में सॉल्व। दूसरा स्टेप क्या था, -j, तो इसको पकड़ा, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया। 2 इंटू 2 कितना होता है, -3 इंटू 1, तो -3। ठीक है जी। फिर आ जाएंगे प्लस के कैप, आ जाओ। ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया। 2 इंटू 0, 1 इंटू -1। ठीक है जी। कहाँ देख रहा है तन में, मार खाएगा नहीं, समझ में आना चाहिए तेरे। -2 तो आंसर हो गया -2 आई कैप, 4 3 7 -7, 4 3 7 -7 जे कैप, एंड माइनस माइनस प्लस प्लस के कैप। अरे कैसे होगा, 4 माइनस माइनस, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उस केस में। जो बोर्ड पे लिखा है, जो भी मेथड अपन ने सॉल्व किया, इस मेथड में तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है क्या, कोई भी समस्या है क्या। कहाँ पे बेटे, ये सॉल्व करने का, मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका यही होता है। हाँ, तो ये तो मैंने मेथड बता रखा है कि सॉल्व कैसे करना है। यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना, चमक गया, छापो। अगर एक साथ कंसंट्रेशन से सुनोगी तो सब चीज आसान लगेगी बेटा, है ना। ये आसान लगी तुम्हें, इसीलिए लगी। मेरे क्यूट क्यूट बच्चों, आओ बातें करें। सुनो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट मतलब फटाफट, ठीक है। चलो, फोर्स वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप मीटर में। तो पूछा है फाइंड वर्क। हे नलायक, चौंच चलाना बंद कर, कौन नलायक हंस रही है। वर्क होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सॉल्व करो। आर वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। एफ दे रखा है 5 आई कैप। टॉर्क पूछा है आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क। नहीं, पोजीशन वेक्टर होता है। पहले वाले का आंसर बताओ। जो सामने लिखा है वो है पोजीशन वेक्टर होता है। नहीं पता ना, अभी तो तुम देखो, अभी तो तुमने पढ़ा ही नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ है, उसमें जो फॉर्मूला है एफ डॉट एस है। बस इतनी सी बात है। टॉर्क टाउ 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 जी, टाउ। आई का आई से, यही तो पढ़ा था ना अपने डॉट प्रोडक्ट। आई का आई से, जे का जे से, और के का के से। तो आई का आई से मतलब 2, जे का जे से मतलब +1,
और k का k से मतलब 6, तो आंसर है 9। कितने लोगों का सही है? अच्छा, कर ही रहे हैं। हाँ भाई, एहान भाई, कर रहे हो? अब देखो, इधर देखो, दूसरा वाला मैं करूंगा। आओ, करेगा तो? आंसर आ गया था उस वाले का? हाँ। डॉट प्रोडक्ट में कोई डाउट? आई का आई से, जे का जे से, और के का के से, सिंपल। और आर क्रॉस एफ इसमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ना मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसकी वजह से सुन लो यार मेरी बात, है ना? तुम लोग सुनते नहीं हो यार। मुझे फॉर्मूला याद है ना बेटा, तुम्हें थोड़ी पता है। फॉर्मूला तुम्हें पता ही नहीं है, मैंने फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला मैंने बताया है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। ये भी फॉर्मूला मैंने बताया है, तुम्हें पता नहीं है। जब चैप्टर पढ़ लोगे वर्क एनर्जी पावर, तब। तो बात ये है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो तो ऊपर तो आई जे के तीनों है, नीचे आई है। ऐसा क्वेश्चन को आप डिटरमिनेंट मेथड से तो कर ही सकते हो। जे और के नीचे एफ में अपन कितना मान लेंगे? 0 0। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम है। 3 3 थोड़े ही है, एक में 3 है, एक में 1 है, तो पहले आर लिखा है तो पहले आर लिख लो। मैं तुम्हें डायरेक्ट वाला सिखा रहा हूँ, है ना? बाद में क्रॉस लिखा है, और एफ की जगह कितना लिखा है? 5 आई कैप। इतना चमक गया? 5 को तो ले लो सबसे आगे। अब आगे देखो, आई क्रॉस आई कितना होता है? समझ गए? जे क्रॉस आई कितना होता है? तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, क्योंकि 5 तो मैंने आगे ही ले रखा है। फिर के क्रॉस आई कितना होता है? तो प्लस 2 जे। तो आंसर कितना हो गया? 10 जे कैप माइनस 5 के कैप। आ गया ना टॉर्क? इसको आप डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते थे। कितने लोगों ने डिटरमिनेंट से किया है? किसी ने नहीं किया? चलो डिटरमिनेंट से करते हैं। इसी कॉपी इसी पे करूंगा मैं। देखो, डिटरमिनेंट से करने पे क्या होगा कि आप टॉर्क लिखेंगे तो पहले लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप के कैप। पहले आर लिखेंगे तो 1 माइनस 1 2, फिर जे लिखेंगे, एफ लिखेंगे तो 5 0 0। सही है? तो पहले अपन किसको पकड़ेंगे? तो ये तो 0 माइनस 0 हो गए दोनों। माइनस 1 इंटू 0, 2 इंटू 0 तो 0। फिर लिखेंगे माइनस जे, 1 इंटू 0 0। ये हो जाएगा कितना? 10। तो माइनस 10। फिर लिखेंगे प्लस के कैप, तो ये गया 1 इंटू 0 0, माइनस ऑफ माइनस 5। तो आंसर कितना हो गया? 10 जे कैप और प्लस 5 के कैप। ये तो प्लस में आ रहा है, तो उधर माइनस कैसे आ रहा था? तो यहाँ पे अपने कुछ जे क्रॉस आई माइनस के होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ये गड़बड़ किया है। जे क्रॉस आई माइनस के होगा ना, तो -1 और ए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो तुम लोगों को कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा है? तो बस यही करना है हमेशा। ठीक है जी? देख, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप बेसिक मैथ्स का मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में कैनामेटिक्स शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।